नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। शाम के 7 बजने वाले हैं, चक्रव्यूह का वक्त है। शुरुआत करते हैं पहले वो कहानियां जिन पर आज आपने अपनी पसंद हमको बताई है। पहली कहानी 21% दर्शकों की पसंद है। वंदे मातरम पर देश में आखिर ये कैसी किचकिच चल रही है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस विवाद में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जेल तक जा सकते हैं? अगली कहानी 23% दर्शकों की पसंद बनी है। हमारी अगली खबर, CAG की रिपोर्ट में रेल यात्रियों की सेहत को लेकर जो चिंता जताई गई है वो डराने वाली है। किस तरह रेलवे की पोल खुली है, कैसे करोड़ों यात्रियों के साथ, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ चल रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। भारतीय रेल का हाल आपके सामने होगा। 7:28 पर हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरूर देखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, 26% वोटों के साथ आज नंबर 2 पर है एक बड़ा सियासी आर पार। दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल पर आमने सामने आ गए हैं किरण रिजिजू और राहुल गांधी। दावे भारी है, लेकिन सच क्या है, करेंगे उसकी पड़ताल। और अब आज की हमारी नंबर 1 और लीड स्टोरी, जिसे आपने सबसे ज्यादा वोट दिए हैं, 30% दर्शक इसको देखना चाहते हैं। कोरोना काल में देश की मदद के लिए बने PM केयर्स फंड के हिसाब किताब पर आखिर सियासत आज क्यों गरमाई है, आज की ये लीड स्टोरी है। सालों से PM केयर्स फंड पर उठ रहे सवालों के बीच आखिरकार सरकार ने इसकी एक ऑडिट रिपोर्ट जारी की है। ये पहली बार है जब सरकार ने PM केयर्स फंड से जुड़े आंकड़े सार्वजनिक किए हैं। लेकिन अब इस ऑडिट रिपोर्ट के आंकड़ों को लेकर नई सियासी कलह शुरू हो गई है। फंड में जमा रकम, उसके इस्तेमाल और पारदर्शिता को लेकर अब विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है। पहले आलोचना इसलिए होती थी कि PM केयर्स फंड की जानकारी बाहर क्यों नहीं आती है, इसको छुपाकर क्यों रखा जाता है, ऐसी क्या चीज है जो सरकार बताना नहीं चाहती है। लेकिन अब जब जानकारी बाहर आ गई है, सरकार ने आंकड़े जारी कर दिए, तो PM केयर्स फंड विवादों के एक नए चक्रव्यूह में फंस गया है। लेकिन सवाल कौन पूछ रहा है और क्यों पूछ रहा है? आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिससे सवालों की लिस्ट और लंबी हो गई है? ये सब आपको बताएंगे, लेकिन पहले PM केयर्स फंड की ऑडिट रिपोर्ट का पूरा लेखा जोखा आपको दिखा देते हैं। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक PM केयर्स फंड में 31 मार्च 2025 तक 8,452 करोड़ रुपए जमा है, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में फंड का बैलेंस 7,173 करोड़ रुपए था। लेकिन आपको लगेगा कि 24 के मुकाबले 25 में आंकड़ा बढ़ा है, पैसे बढ़े हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात भी है, और दिलचस्प बात यह है कि बीते साल यानी 2025 में घरेलू मोर्चे से जो दान मिलता था, जो डोनेशन मिलता था, उसमें 30% की गिरावट आई है, जबकि विदेशों से जो डोनेशन आता है PM केयर फंड में, उसमें 18% की कमी आई है। तो जब कमी आ रही है डोनेशन में, तो ये नंबर कैसे आंकड़े बढ़ रहे हैं? ये सब सरकार द्वारा जारी ऑडिट रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है। आपको याद दिला दूं, 2020 में कोविड महामारी से लड़ने के लिए PM केयर फंड बनाया गया था। PM केयर्स फंड में 2020-21 के 7,184 करोड़ रुपए का घरेलू दान आया था। 2021-22 में ये घटकर 1,896 करोड़ रुपए हो गया। 2022-23 में घरेलू दान में और कमी आई और ये 909 करोड़ रुपए ही PM केयर फंड में आया। इसके बाद 23-24 में और गिरावट हुई, 681 करोड़ 80 लाख रुपए PM केयर फंड में आए, और 24-25 में तो और कम हुआ और 489 करोड़ रुपए ही इस PM केयर फंड में घरेलू दान में मिले हैं। आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2020-21 के बाद से PM केयर्स फंड में आम जनता, संस्थाओं और कॉरपोरेट से मिलने वाले घरेलू डोनेशन में लगातार गिरावट आई है। और अब बात कर लेते हैं विदेश से आने वाले इस डोनेशन की। इसमें क्या इसकी प्रगति रही? PM केयर्स फंड की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20 में विदेशों से करीब 39,70,000 रुपए का डोनेशन मिला। 2020-21 में बढ़कर 494 करोड़ 92 लाख हो गया। ये कोविड वाला साल है, याद रखिएगा, उसी साल में PM केयर फंड का गठन हुआ था। 2021-22 में विदेशों के मिलने वाला डोनेशन घटकर 40 करोड़ 12 लाख रुपए हो गया। 2022-23 में विदेशों से सिर्फ 2 करोड़ 57 लाख रुपए का दान PM केयर फंड में आया।
2023-24 में विदेशी दान से 1,13,13,00,000 रुपए मिले और 2024-25 में विदेशी योगदान और घटा और ये 92,82,000 रुपए रह गया, यानी 1 करोड़ से भी कम। कोरोना काल में शुरू हुए इस फंड के जरिए लाखों लोगों को मदद मिली। सरकार ने कोरोना से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाई। देश भर में वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन प्लांट और वैक्सीन वितरण जैसी स्वास्थ्य ढांचे को रातों रात मजबूत करने के इरादे से इस फंड को बनाया गया था और इस फंड ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। लेकिन अब जब फंड की ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है तो एक बार फिर इस पर सवाल उठे हैं। पीएम केयर फंड में जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, इसका जवाब तय होना चाहिए। खर्च कहाँ हो रहा है, जवाबदेही तो सरकार ने बंद कर दी है। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो आने वाली सरकारों में पता चलेगा कि पीएम केयर फंड से देश की केयर हुई कि बीजेपी की केयर हुई। ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपदाओं से, विपत्तियों से, मुसीबत के वक्त में काम आने के लिए इस पीएम केयर फंड का गठन किया गया था। लेकिन जो इसमें सबसे बड़ा कैच था वो ये है कि ये आरटीआई के दायरे में नहीं आता, यानी कोई ये पता नहीं कर सकता है कि कितना पैसा मिल रहा है और उस पैसे का कहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन उसके पहले ये जानना भी जरूरी है कि इस फंड में पूरी राशि दान या डोनेशन के रूप में आती है और इसका सरकार के ऑफिशियल बजट से, यानी भारत सरकार के बजट से इस पीएम केयर फंड का कोई लेना देना नहीं है। पीएम केयर्स फंड को सरकारी फंड नहीं माना जाता है। सरकार पहले ये साफ कर चुकी है कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, एक चैरिटेबल फंड है और ये आरटीआई के दायरे में नहीं आ सकता। पीएम केयर्स फंड का ऑडिट सरकारी संस्था सीएजी नहीं करती है, बल्कि एक इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट के जरिए इसको कराया गया है। इस फंड का इस्तेमाल केवल कोविड जैसी महामारी तक सीमित नहीं रहा। इसका इस्तेमाल सरकार के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक मेडिकल इमरजेंसी हो, नेचुरल डिजास्टर्स हो या किसी भी अन्य गंभीर संकट में इस फंड का, इस कोष का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी को लेकर विपक्ष अब सवाल उठा रहा है कि जब फंड में 8,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा जमा है तो इसको खर्च क्यों नहीं किया जा रहा है, इसको वहां पे जमा क्यों रखा गया है। जिसके बाद बीजेपी ने विपक्ष की इस भ्रामक पॉलिटिक्स का करारा जवाब दिया है। विपक्ष के तमाम नेता जिस तरह से अब चिल्ला चिल्लाकर एक और भ्रामक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि पीएम केयर फंड्स का 0.01% पैसा खर्च हुआ है, ये झूठ और अज्ञानता की पराकाष्ठा है। इन लोगों को एनुअल एक्सपेंडिचर और इमरजेंसी कॉर्पस के बीच में एक बुनियादी फर्क ही नहीं समझ आता है, या फिर ये जानबूझकर देश को गुमराह कर रहे हैं। 2024-25 में तो पीएम केयर्स फंड में राहत आदि के लिए 1 करोड़ से भी कम सिर्फ 87,85,000 रुपए ही खर्च किए गए। और यह सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है कि देश में इतनी विपदाएं आई और 1 करोड़ रुपए से कम का खर्चा दिया गया इस फंड के जरिए, जबकि फंड में 8,452 करोड़ रुपए जमा थे। यानी फंड में मौजूद रकम का 0.01% से भी कम पैसा सरकार ने खर्च किया आपदाओं के नियंत्रण के लिए या राहत के लिए। जानी मानी आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने इसी को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ गंभीर सवाल उठा दिए हैं। इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए आपातकालीन राहत के लिए बनाए गए फंड से इतने कम पैसे क्यों खर्च किए गए? ऑडिट रिपोर्ट में इंप्लीमेंटिंग एजेंसी से साल 2024-25 में करीब 324 करोड़ 65 लाख रुपए वापस दिखाए गए। इस पर अंजलि भारद्वाज ने ट्वीट कर पूछा है कि यह पैसा किस एजेंसी को दिया गया था, किस काम के लिए दिया गया था और फिर वापस क्यों किया गया। अंजलि का यह भी कहना है कि पैसा देने वालों और फंड के स्रोतों की पूरी जानकारी क्यों नहीं दी गई है। अंजलि भारद्वाज लंबे समय से मांग करती आई हैं कि पीएम केयर्स फंड को आरटीआई एक्ट के तहत सार्वजनिक जांच के दायरे में आना चाहिए। अंजलि के तीखे सवालों को ढाल बनाकर अब कांग्रेस ने भी सरकार पर हमला बोला है। ये भी पता चलता है कि उसमें 324 करोड़ जो हैं वो वापस आए हैं, कहीं गए थे वापस आए हैं। अब उसके साथ अकम्पनिंग नोट नहीं है। अकम्पनिंग नोट ना होने के कारण ये ब्यौरा नहीं मिल पाता कि यहाँ से कहाँ कहाँ खर्च किया गया। और एक चीज का और ब्यौरा नहीं मिलता कि किन लोगों ने पीएम केयर फंड में डोनेशन दिया, क्या किसी तरह का क्विड प्रो तो नहीं है। जो सवाल अंजलि भारद्वाज ने उठाया उसी को रिपोज करके
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने भी अब सरकार से सवाल पूछे हैं। रांका ने कहा कि जो सवाल अंजलि पूछ रही हैं उसके जवाब सरकार को देने चाहिए। अभिजीत दिपके ने भी पूछा कि पीएम केयर्स फंड का इस्तेमाल स्कूल बनाने के लिए क्यों नहीं किया जा रहा, जबकि इतना पैसा सरकार के पास ऑलरेडी जमा हो चुका है। ऑलमोस्ट 8,500 करोड़ रुपए है जो कहीं पर भी यूज नहीं हो रहे हैं। इट्स नॉट बीइंग यूज्ड एट ऑल। एक तरफ 8,500 करोड़ रुपए वैसे ही पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस देश के बच्चे स्कूल के लिए अच्छी रोड हो उसके लिए रो रहे हैं, स्कूल में बेंचेस हो उसके लिए रो रहे हैं, स्कूल में पीने का पानी हो उसके लिए रो रहे हैं। तो ये पैसा हम उन बच्चों की स्कूल्स के लिए क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? तो जितने मुंह उतने सवाल। हर कोई अपने अपने तरीके से पीएम केयर्स फंड की ऑडिट रिपोर्ट देखकर अब सवाल उठा रहा है। केरल कांग्रेस के एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया गया है। केरल कांग्रेस का ऑफिशियल हैंडल है। इसमें पीएम केयर्स फंड के खर्च और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को दिए गए पैसे में कथित अंतर को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए। केरल कांग्रेस का दावा है कि 2021-22 में इंडियन ऑयल को लिक्विड ऑक्सीजन इक्विपमेंट खरीदने के लिए 189 करोड़ रुपए 4 लाख रुपए 189 करोड़ 4 लाख रुपए पीएम फंड से दिए गए थे, जबकि इंडियन ऑयल की 2021-22 की जो एनुअल रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है उसमें लिखा हुआ है कि पीएम केयर्स फंड से 103 करोड़ 27 लाख रुपए ही प्राप्त हुए। अब कांग्रेस से पूछ रही है कि बाकी के 89 करोड़ रुपए का जो गैप है वो 89 करोड़ कहां चले गए। कांग्रेस ने पीएम केयर फंड की ऑडिट रिपोर्ट और आईओसीएल की स्टेटमेंट को भी टैग करके ये साफ करने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घपला हुआ है। पीएम केयर फंड लोगों को राहत देने के लिए बनाया गया था। इसका इस्तेमाल समय समय पर इमरजेंसी केयर बढ़ाने के लिए किया गया। 2021-22 में प्रेशर स्विंग ऑक्सीजन प्लांट पर 1,703 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वेंटिलेटर पर 835 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2021-22 में फंड का कुल खर्च करीब 1,938 करोड़ रुपए था। जैसा कि ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है कि अब फंड में डोनेशन बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी फंड की रकम बढ़ती जा रही है। सरकार ने कुल फंड का लगभग 93% पैसा क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में बैंकों में रखा गया है, इसीलिए इससे ब्याज सरकार को मिल रहा है और ब्याज के मिलने से यह फंड लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन विपक्ष फंड के खर्चे पर सवाल खड़े कर रहा है। जब से पीएम केयर्स फंड की ऑडिट रिपोर्ट सामने आई, सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ सी आ गई है। सबसे ज्यादा सवाल फंड के इस्तेमाल नहीं करने पर पूछे जा रहे हैं। टीएमसी सांसद बहुआ मोइत्रा ने लिखा कि पीएम को कोई परवाह नहीं है, 8,452 करोड़ रुपए बिना खर्च के बैंकों में पड़े हुए हैं। यही सवाल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने भी उठाया। आपको बता दें, इस समय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 2 अलग अलग राहत कोष हैं। एक पीएम नेशनल रिलीफ फंड है, जिसकी शुरुआत 1948 में विभाजन के दौरान लोगों की मदद के लिए की गई थी, और दूसरा पीएम केयर्स फंड है जो कि 2020 में कोरोना महामारी के वक्त में नरेंद्र मोदी सरकार के वक्त में बना। दोनों के ही अध्यक्ष प्रधानमंत्री पदेन तौर पे होते हैं। दोनों में ही दान करने पर 100% टैक्स में आपको छूट मिलती है। दोनों का काम लगभग एक ही जैसा है, आपात स्थिति में लोगों की मदद करना। लेकिन जब ऑडिट की बात आती है तो अंतर साफ साफ दिखाई देता है। पीएम केयर्स फंड का ऑडिट इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स करते हैं, वो लोग इसकी ऑडिट करने वाली एजेंसी हैं, जबकि पीएम नेशनल रिलीफ फंड का ऑडिट सीएजी के द्वारा किया जाता है। इसी को लेकर सरकार पर आंकड़े छुपाने का आरोप हमेशा लगा है। जब पीएम रिलीफ फंड था पहले, तो ये पीएम केयर फंड का क्या मतलब है? और वो फंड जो कि आरटीआई के दायरे से बाहर हो और सीएजी ऑडिट से भी बाहर हो, इसकी क्या जरूरत थी? तीसरी बात, तो सुना आपने, पीएम केयर फंड के आंकड़े सामने नहीं आ रहे थे। अब जब सामने आ गए हैं तो ये भी दिख रहा है कि पीएम केयर फंड में लगातार डोनेशन में कमी आ रही है। इसके बावजूद भी विपक्ष पूछ रहा है कि आखिरकार इतना पैसा जमा क्यों है। पर इस बात को याद रखिए कि आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए ये कोष जमा है। यानी देश में जब कोई मुसीबत भगवान न करे आए, लेकिन कभी आ जाए, तब इस फंड का इस्तेमाल होना चाहिए। ये ऐसा नहीं हो सकता कि फंड बेकार जा रहा है, उस पर इंटरेस्ट भी सरकार को मिल रहा है और वो फंड लगातार बढ़ता भी जा रहा है। अब बात करेंगे अगली स्टोरी की। सच से सामना। 20 जुलाई को दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान आखिर क्या हुआ था? पुलिस की कार्रवाई सही थी या छात्रों पर जरूरत से ज्यादा पुलिस ने बल प्रयोग किया? जैसा कि कल
मैंने चक्रव्यूह में इसी वक्त आपको बताया था कि इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अब एक हाई पावर्ड कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आज तक वो कमेटी के नाम सार्वजनिक हो जाएंगे, लेकिन जब तक इस खबर को मैंने तैयार किया, अभी आप देख रहे हैं, तब तक वो रिटायर्ड जज कौन होंगे, हाई कोर्ट की रिटायर्ड चीफ जस्टिस कौन इसके मेंबर होंगे और डीजी रैंक के किस अधिकारी का नाम नामित होगा, वो अभी साफ नहीं है। वो कुछ ही पलों में, कुछ ही वक्त में वो नाम सार्वजनिक होंगे। वो हम आपको टाइम्स नाउ नवभारत पर दिखाएंगे भी। अब 20 जुलाई का सच आरोपों और राजनीतिक बयानों से नहीं, जांच और सबूतों से सामने आने वाला है। लेकिन अभी हाई पावर्ड कमेटी में शामिल लोगों के नाम का ऐलान होता है और जांच शुरू होती है। उससे पहले इस मामले पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच मल्ल युद्ध का मैदान सज गया है। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कहा और प्रदर्शनकारी छात्रों ने क्या दावे किए, उन्हें सुन लीजिए, फिर रिजिजू वर्सेस राहुल की बात करते हैं। इस आंदोलन में तो एक भी गोली नहीं चली। नहीं, गोली तो वो कह रहे हैं चली है। कहाँ चली है? प्लेट गन मैं अपने आंखों से देखी थी कि हमारे साइड गन पॉइंट किया हुआ था और जैसे ही मैं मुड़ती हूँ ऐसे पीछे से मुझे गन फायर किया गया और मुझे पता, अच्छी तरह से पता है, मुझे गन से ही फायर में लगी है, प्लेट गन से ही लगी है। एक आदमी का मौत नहीं हुआ। मेरे हाथ में फ्लैग था और मैं कौन सा फ्लैग? इंडियन फ्लैग। इंडियन फ्लैग। और मेरा फेस इस साइड था जब मेरे पास आके शूट हुआ और मेरे को पता नहीं लगा कि क्या शूट हुआ। एक तो बम फटा और मैंने हाथ उठा के देखा, ये हाथ नहीं उठा। मैंने आंखों ने आके देखी, वो आंख बाहर आ गई थी। एक आदमी का हड्डी नहीं टूटा। मैंने खुद कई बच्चों को एम्बुलेंस में डाला जो ब्लीडिंग हो रही थी, उनसे ब्लीडिंग हो रही थी। मैंने उनको डाला तो सामने जाके उनको रोका गया था। उनको रोकने के बाद उनको फिर जिनके सर पे लगी थी उनके पैर तोड़े गए और जिनके पैर टूटे थे उनके सर फोड़े गए, हाथ तोड़े गए। मतलब इस तरीके का वाक़या हमने देखा और अभी तक ज़िंदगी में मैंने ये ऐसा दिन कभी मैंने अपने ज़िंदगी में नहीं देखा। एक भी प्रोटेस्टर सीरियस इंजरी के साथ में अस्पताल में नहीं है। मैं शांति से चल रही थी तो पुलिस ने मुझे मारा क्यों? आरएएफ ऑफिसर्स ने मेरे ऊपर लाठी क्यों बजाई? और जब ये साफ साफ रूल है कि आप थाई के ऊपर नहीं मार सकते हो और एक मेल ऑफिसर किसी लड़की को नहीं मार सकता, तो एक मेल आरएएफ ऑफिसर ने व्हाई डिड ही ट्राई टू जैब अ बेटन इनटू माय बटक्स? केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने 20 जुलाई के दिल्ली के छात्र प्रदर्शन पर एक ऐसा बयान दिया है जिसने अब इस पूरे मामले को फिर से सवालों के घेरे में ला दिया है। किरण रिजिजू ने अपने इंटरव्यू में राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की गरिमा बनाए रखने की नसीहत भी दी। वहीं कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए कि वो नक्सली पार्टी बनती जा रही है। यहां तक कि सीजीपी के फाउंडर अभिजीत दीपके को भी लपेटे में किरण रिजिजू ने लिया है। रिजिजू ने सवाल दागे कि दीपके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वे छात्र कैसे बन गए? लेकिन सबसे अधिक चर्चा उनके 20 जुलाई के प्रोटेस्ट पर दिए गए बयानों की आज हो रही है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि आंदोलन में हजारों लोग शामिल हुए, किसी की हड्डी नहीं टूटी, एक आदमी की मौत नहीं हुई, कोई प्रदर्शनकारी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, किसी को गंभीर चोट के कारण अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया। छात्रों के आड़ में कितने अपराधी आए लेकिन पुलिस जैसे पेश पाई, उसके लिए दिल्ली पुलिस की तारीफ होनी चाहिए। रिजिजू ने साफ साफ शब्दों में कहा कि इतने बड़े प्रदर्शन के बावजूद दिल्ली पुलिस ने जिस तरह हालात संभाले वो प्रशंसा के योग्य है। रिजिजू का दावा है कि छात्रों के बीच कुछ ऐसे लोग भी शामिल हो गए थे जिन्होंने भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया और फिर उन्होंने कांग्रेस के दौर का उदाहरण देते हुए कहा, अगर ऐसा प्रदर्शन कांग्रेस के समय हुआ होता तो शायद हजारों लोगों की जान चली जाती। इसमें तो आप तारीफ करना चाहिए दिल्ली पुलिस को और प्रशासन को कि इतना बड़ा आंदोलन को एक भी मौत छोड़िए, सीरियस इंजरी तक नहीं होने दिया। और यहाँ गोली चलने का बात करते रहते हैं। अरे गोली चल के हजारों तो कांग्रेस के समय में मरे हैं। तारीफ करना चाहिए दिल्ली प्रशासन का कि प्रोटेस्ट करते समय एक भी डंडा तक नहीं चला, लेकिन लास्ट में जब वो पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने लग गया जबरदस्ती,
तभी उनको रोका गया है। मौत नहीं हुआ ना, तो तारीफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए पुलिस को? मौत नहीं हुआ ना, पुलिस का तारीफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? किरण रिजिजू बोल रहे थे। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रिजिजू के इस दावे को सिरे से खारिज कर रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन्स चली हैं, कील लगी लाठियों का इस्तेमाल हुआ है, छात्र घायल हुए हैं उससे। एक छात्र की आंख की रोशनी जाने का दावा भी किया गया और एक छात्रा के घायल होने की बात भी कही गई। राहुल गांधी खुद घायल छात्रों से हुई अपनी मुलाकात का हवाला देते हैं। यानी एक ही घटना लेकिन दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें देश के सामने रखी जा रही हैं। एक तरफ सरकार के मंत्री का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने संयम बरता, दूसरी तरफ विपक्ष और प्रदर्शनकारी छात्र पुलिस पर बर्बरता के आरोप लगाते हैं। राहुल गांधी से मिले प्रदर्शनकारी छात्रों की आपबीती कैसे किरण रिजिजू के बयान से मेल नहीं खाती, इसे आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले राहुल ने किन शब्दों के साथ रिजिजू पर पलटवार किए हैं, इसे भी आप जान लीजिए। राहुल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में रिजिजू के इंटरव्यू का वीडियो शेयर करते हुए लिखते हैं, मोदी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की तारीफ करनी चाहिए। संसद से आधा किलोमीटर दूर शांतिपूर्ण छात्रों पर पैलेट गन चली, कील लगी लाठियां चली, एक बच्चे की आंख चली गई, एक बच्ची का कान कट गया। इस बर्बरता की तारीफ करनी चाहिए। राहुल लिखते हैं कि वो खुद उन घायल बच्चों से मिले हैं। हजारों वीडियो देश ने देखे। इस सरकार का मूल मंत्र असत्य और हिंसा है। पहले बच्चों पर लाठी चलाओ, फिर बोल दो कि कुछ भी नहीं हुआ। पूरे सत्र लापता अमित शाह विपक्ष से भागते रहे और प्रधानमंत्री ने आज तक छात्रों से माफी नहीं मांगी। सच्चाई यह है कि इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा यही दिमाग से खाली लोग हैं, जिन्हें ना अपनी गलती दिखती है और दिखाने पर मानते नहीं है। देश के बच्चों से झूठ मत बोलिए, उनके पास आंखें हैं और याददाश्त भी है। ऐसे में सवाल है, रिजिजू सही है या फिर राहुल गांधी? सवाल यह भी है कि 20 जुलाई का सच क्या है। इस कहानी में एक महत्वपूर्ण तथ्य और भी है। 20 जुलाई के झड़प के बाद आपको याद दिलाता हूं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा घायल प्रदर्शनकारियों से मिलने अस्पताल गए थे। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में जो प्रदर्शनकारी घायल हुए थे, उनका हालचाल जाना था। और रिजिजू साहब को भी आपने सुना कि कोई गंभीर रूप से घायल हुआ क्या। उस वक्त खबर आई थी कि आरएमएल में 65 जख्मी छात्रों को भर्ती कराया गया, जिसमें एक छात्रा को तो 3-4 दिनों तक वेंटिलेटर तक पर रखा गया था। वहीं लेडी हार्डिंग में तो 80 से अधिक घायल प्रदर्शनकारियों के भर्ती होने की खबरें आई थी। इन प्रदर्शनकारियों से मिलने के लिए राहुल गांधी भी अस्पताल पहुंचे थे, प्रियंका गांधी भी गई थी, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी अस्पताल पहुंचे थे। तो फिर सवाल उठता है कि जिस प्रदर्शन में अगर कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, घायल छात्र अस्पताल में किस लिए पहुंचे थे, उनका इलाज सरकार ने क्यों कराया? ये इलाज का तो रिकॉर्ड सरकार के पास मौजूद है। यहां तक कि कल दिल्ली पुलिस की तरफ से जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया, उसमें भी पुलिस ने माना है कि 240 से ज्यादा पुलिसकर्मी और सुरक्षा कर्मी घायल हुए थे। यानी लोग बाग घायल हुए हैं, 200 प्रदर्शनकारी छात्र और आम लोग जख्मी हुए हैं। ये भी खुद पुलिस का एफिडेविट कह रहा है। तस्वीरें भी गवाह हैं। अस्पताल में प्रदर्शनकारी छात्र भर्ती हुए थे, डॉक्टर्स ने उनका इलाज किया है, सरकारी अस्पतालों में इलाज हुआ है, सरकारी खर्चे पे इलाज हुआ है, उनके मेडिकल रिकॉर्ड भी हैं, उनकी चोटों की जानकारी भी अस्पताल के रिकॉर्ड्स में है। लेकिन अब सवाल ये कि उन चोटों की वजह क्या थी? क्या ये पुलिस की कार्रवाई से हुई? अगर हुई तो किस हथियार से? कितने लोग घायल हुए? कितने गंभीर रूप से घायल हुए? राहुल गांधी से मिलने पहुंचे प्रदर्शनकारी छात्रों ने बहुत ही मार्मिक आपबीती सुनाई थी। सर, मुझे 7 लाठियां यहाँ मारी। उन्होंने कहा आप लोग सब देशद्रोही हो। पुलिस वाले कह रहे थे तो खतरनाक लाठीचार्ज किया कि इनको मर्डर करने की परमिशन थी। और मैं 16 जुलाई से थी और उन लोगों ने मुझे 20 जुलाई को बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया। लिटरली सर नहीं देख रहे थे कि कहाँ लग रही थी, अंदर तक उन्होंने इंजर्ड किया। सर मुझे 7 लाठियाँ यहाँ मारी हैं। मैं बोल भी रही थी आप पीछे बैक पे मार लो, वो सुन ही नहीं रहे थे। उन्होंने कहा आप लोग सब देशद्रोही हो। वो हमें पता ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे भी सर फोड़े गए जहाँ पे हम लोग थे, और वो अदर जहाँ पे बोल रहे कि इन्होंने पत्थर मारे, तो हमने ऑलरेडी वीडियो शो कर दिए थे। कि वीडियो शो कर दिया था 20 तारीख के पहले ही, 2-3 दिन पहले ही वीडियो शो कर दिया था कि जिसमें पत्थरों की गाड़ियाँ आई थी, वो गाड़ियाँ प्लान की थी।
वो सारा सब कुछ डाटा हमने ऑलरेडी अपलोड किया था। फिर और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई जाने वाली हाई पावर्ड कमेटी को जांच करनी है कि आखिर 20 जुलाई को क्या हुआ था, सच्चाई क्या है। वहीं दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर पटना में आरजेडी ने आज प्रदर्शन किया। वहां भी छात्रों का आंदोलन शुरू हो गया है। बिहार में छात्र आंदोलन के दौरान AK-47 फायरिंग मामले को लेकर भी तेजस्वी यादव अपने हजारों समर्थकों के साथ सड़क पर उतरे। जेपी गोलंबर से लोक भवन तक मार्च निकाला गया। इस मार्च में पुलिस के साथ झड़प की तस्वीरें भी आज सार्वजनिक हुई। वहीं प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें करके बिहार की पुलिस ने उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश की। गौर करने वाली बात है ये रही कि आरजेडी के कुछ कार्यकर्ता लकड़ी के AK-47 के मॉडल लेकर पहुंचे थे और उन्होंने दिखाया कि कैसे पुलिस ने जाति की थी उस घटना की याद दिलाई। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार की तरफ से AK-47 फायरिंग मामले में काउंटर एफिडेविट दाखिल किया गया। बिहार सरकार ने माना कि 25 जुलाई को सिवान के जेपी चौक के पास पुलिस कांस्टेबल अभिषेक कुमार ने AK-47 से 4 राउंड फायर किए थे, लेकिन सरकार का दावा है कि ये गोलियां प्रदर्शनकारियों पर नहीं बल्कि हवा में चलाई गई थी। अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की। वंदे मातरम, जिस गीत ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में करोड़ों हिंदुस्तानियों में जोश भरा, जिस वंदे मातरम ने कभी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हिंदुस्तान को एकजुट किया था, आज वही वंदे मातरम सियासी संग्राम का नया अखाड़ा बन गया है। आज उसी वंदे मातरम की 2 पंक्तियों और 6 पंक्तियों के बीच सियासत बढ़ गई है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कितना वंदे मातरम गाया जाए, सवाल ये भी है कि इतिहास की विरासत आज की राजनीति में किसकी व्याख्या के साथ अब आगे बढ़ेगी। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो। हमको फांसी पे चढ़ाए या जेल पे भेज दे, हम 2 ही लाइन गाते हैं। ये बोलेंगे वंदे मातरम पे, औकात है इनकी। देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस आर पार की लड़ाई के मूड में आ गई है। पहले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के दौरान कुछ इशारा किया था। दावा किया गया कि उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय में पूरा वंदे मातरम गाए जाने पर ऐतराज जताया। अब इसके बाद गोवा में कांग्रेस की मीटिंग में वंदे मातरम पूरा नहीं गाया गया, अधूरा गाया गया। मंच पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद मौजूद थे। इस दौरान वंदे मातरम गूंजा, लेकिन पूरा गीत नहीं गाया गया। वंदे मातरम गीत के पहले के 2 ही अंतरे गाए गए। हालांकि जब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बीजेपी को सवालों के कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं गाया, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया एज ए उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो, यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर। महात्मा गांधी ने यही गाया, नेहरू ने यही गाया, पटेल ने भी यही गाया। कांग्रेस का यह तर्क गले उतरना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वंदे मातरम को लेकर कानून तो इसी महीने बना है, अभी कुछ पिछले हफ्ते। अब जब प्रोटोकॉल बदल गया है तो पुराने उदाहरण देकर नए नियमों से बचा क्यों जा रहा है। इसी साल 28 जनवरी को गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम के गायन को लेकर गाइडलाइंस जारी की थी। इसके बाद इसी मॉनसून सत्र में सरकार वंदे मातरम बिल को लेकर आई। 11 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक को बिल के तौर पर मंजूरी दे दी। अब जिससे ये देश में कानून बन चुका है। कानून के तहत राष्ट्रगीत का अपमान करने पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता मिली थी। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि यह वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के बराबर ही सम्मान दिया जाएगा और उसका दर्जा भी उसके बराबर ही होगा। उन्होंने राष्ट्रगीत को सम्मान देने की बात कही थी, जिसका सम्मान आज तक होता भी रहा। लेकिन अब पूरा राष्ट्रगीत गाने का कानून बन गया है, तो इसे कांग्रेस मुद्दा क्यों बना रही है? कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए? कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो 2 हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और
देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वंदे मातरम को लेकर अब कांग्रेस का स्टैंड लगभग क्लियर हो चुका है कि कभी सभी 6 पंक्तियां वो नहीं गाएंगे, सिर्फ शुरू की 2 पंक्तियां गाएंगे जो अब तक गाते आए थे। कांग्रेस के अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन जब संसद में कानून पास हो गया है तो इसे बीजेपी के विरोध से जोड़ना गले से नहीं उतर रहा। सिर्फ 2 ही पंक्ति गाते हैं, चाहे बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह हमको फांसी पे चढ़ाए या जेल पे भेज दे, हम 2 ही लाइन गाते हैं। ये बोलेंगे वंदे मातरम पे, औकात है इनकी। आ जाए सामने, डिबेट करें वंदे मातरम, हम बताते हैं इनको। तब वंदे मातरम इन्हें गाली लगती थी। इन्होंने जनगण मन का विरोध किया, इन्होंने वंदे मातरम का विरोध किया, इन्होंने तिरंगे का विरोध किया, इन्होंने संविधान का विरोध किया। अब आए हमें शक्ल दिखाने। बीजेपी क्या बोले, वो राष्ट्र प्रेम हमें नहीं सिखाया है। जो लोग अंग्रेजों के साथ में थे जब आजादी की लड़ाई में, वो हमें देश प्रेम पढ़ाए गए। एक तरफ कांग्रेस इतिहास में गांधी, नेहरू, पटेल की परंपरा का हवाला दे रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी नए प्रोटोकॉल और राष्ट्र सम्मान पर कांग्रेस को घेर रही है। वहीं विपक्षी पार्टियां सवाल कर रही हैं कि जब कानून बन गया तो बीजेपी बयानबाजी की जगह एक्शन क्यों नहीं ले रही। भारतीय जनता पार्टी भावनाओं की राजनीति करके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का जो प्रयास करती है, अब उससे कुछ होने वाला नहीं है। इन सब मामलों में जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का विदाई का वक्त आ गया है। इस पूरे विवाद को समझने के लिए अब करीब 151 साल पहले पीछे चलना होगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना वंदे मातरम 1875 में प्रकाशित हुई। बाद में इसे उनके उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया। इसके बाद वंदे मातरम आजादी के आंदोलन का बड़ा प्रतीक बन गया। 1937 में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने इसकी शुरुआती 2 पंक्तियों को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया। उस वक्त भी वंदे मातरम के सभी 6 छंदों को लेकर असमंजस की स्थिति थी। बताया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने 20 अक्टूबर 1937 को सुभाष चंद्र बोस को पत्र लिखा था, जिसमें वंदे मातरम के संदर्भ में आनंद मठ की चर्चा की, जिस पर कुछ मुसलमानों को आपत्ति हो सकती थी। जवाहरलाल नेहरू ने इसी विवाद के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर से भी उनकी राय मांगी थी। टैगोर ने जवाब में कहा था कि पहले 2 अंतरे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं, लेकिन बाद के अंतरों को लेकर मुस्लिम समाज को आपत्ति हो सकती है। यानी उस समय सवाल सिर्फ गीत का नहीं था, सवाल था कि क्या ऐसा संस्करण चुना जाए जिसे देश के सभी समुदाय बिना आपत्ति के स्वीकार कर सकें। इसी बहस के बाद सार्वजनिक रूप से पहले 2 अंतरों को प्राथमिकता मिली और यही 2 अंतरे, यही 2 पंक्तियां आगे चलकर सबसे ज्यादा गाए जाने लगे, क्योंकि विवाद मुख्य रूप से बाद के अंतरों में आने वाली धार्मिक प्रतीकों की अभिव्यक्ति को लेकर था। जैसे, ध्यान से सुनेगा, त्वम ही दुर्गा दश प्रहर धारिणी और कमला कमल दल विहारिणी। इन पंक्तियों में मातृभूमि को दुर्गा और लक्ष्मी जैसी देवी स्वरूपों से जोड़ा गया है और यही वजह रही कि एक वर्ग के मुस्लिम नेताओं ने कहा कि इन पंक्तियों को स्वीकार करना उनके लिए कठिन है। मुस्लिम समाज में मूर्ति पूजा बाधित है। अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की, बड़ी कहानी की। चक्रव्यूह में अब बात भारतीय रेलवे के दावों की उस हकीकत की जो सीधे आपकी सेहत से जुड़ी हुई है। CAG, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी CAG की ताज़ा रिपोर्ट ने रेलवे की सुपर फास्ट सिस्टम की पोल खोली है। देश के 89% स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाएं नदारद हैं। पानी जो पीने का है उसमें डायरिया और किडनी खराब होने वाले सुपरबग ई कोलाई मिला हुआ है। सवाल है कि जब बजट और फंड की रेलवे के पास कोई कमी नहीं, फिर भी रेल यात्रियों से की सेहत से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर यात्रीगण कृपया ध्यान दें। स्वच्छता की तो जरूरत है। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, उस पर अवेयर भी बहुत लोग अवेयर होना, जनता को भी अवेयर होना है, सरकार को भी इस पर काम करना है। तो कोई बेंच नहीं मिली आपको बैठने के लिए? नहीं सर, अभी तो पड़ी है, भरी पड़ी है बेंच। क्लीन थोड़ा होना चाहिए, हाइजीन और सैनिटेशन का। यस।
इन दिनों बात होती है बुलेट ट्रेन की, रेल यात्री सफर करते वक्त भी भारत वंदे भारत में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस स्टेशन पर आप अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, वहां का पीने का पानी आपको बहुत बीमार कर सकता है। जी हाँ, देश की सबसे बड़ी संवैधानिक ऑडिट संस्था CAG यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट ने हाइजीन और सैनिटेशन को लेकर रेलवे के दावों की धज्जियां उड़ाई हैं। CAG ने देश के 512 स्टेशनों की पड़ताल की और जो सच सामने आया है वो हर रेल यात्री को चिंता में डालने वाला है। CAG की जांच रिपोर्ट ने सबसे बड़ा इल्जाम यात्रियों की सेहत को लेकर बजा दिया है। क्या आपको पता है कि स्टेशनों पर मिलने वाले पानी में ई कोलाई और टोटल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया पाए गए हैं? सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि यह बैक्टीरिया छोटे मोटे स्टेशनों पर नहीं बल्कि देश के नामी गिरामी स्टेशनों के पानी में मिला है। कोयंबटूर, हैदराबाद, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, भिवंडी रोड और कल्याण जैसे बड़े स्टेशनों के वाटर कूलर के पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया मिला है। ई कोलाई को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 2017 में सुपर बग घोषित किया था। ये वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जिस पर एंटीबायोटिक दवाओं का भी असर नहीं होता है। इसके संक्रमण से डायरिया, फूड पॉइजनिंग और यहां तक कि किडनी तक खराब हो सकती है। CAG की रिपोर्ट से तो यही लगता है कि रेलवे स्टेशनों पर पीने के पानी की नियमित जांच होती ही नहीं है और सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। ऑडिट के दौरान 512 स्टेशनों में से 138 स्टेशंस पर पीने के पानी के नलों की भी कमी मिली है। CAG रिपोर्ट की जमीनी हकीकत परखने के लिए हमने सोचा हम अपने रिपोर्टर से मुआयना करवाते हैं। बारी बारी से अलग अलग शहर आपको ले चलूंगा। सबसे पहले लखनऊ के मेरे सहयोगी मनीष यादव जो कि चारबाग स्टेशन पहुंचे, वहां की ग्राउंड हकीकत क्या है, आइए देखते हैं। मैं इस वक्त लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं और यहाँ की तस्वीर दिखाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो बेसिक सुविधाएं यात्रियों के लिए होती हैं, सबसे पहले अगर कोई यहाँ पर आ रहा है तो उसके लिए जो बैठने की व्यवस्था है, चूँकि इंतज़ार करना पड़ता है, ट्रेन लेट होती हैं, स्टेशन पहले पहुँचना होता है, तो अगर कुर्सी जो बैठने के लिए बेंचेस होती हैं वो अगर उस पैमाने पर रेलवे स्टेशन को देखें तो यहाँ पे जो भीड़ रहती है उसके मुकाबले जो बेंचेस हैं उनकी संख्या कम है। यहाँ आप देखेंगे कि लोगों को भीड़ इतनी है कि नीचे भी बैठना पड़ रहा है। बेंच नहीं मिली साहब आपको? कहाँ जा रहे हैं आप? ललितपुर। अच्छा, कितने बजे ट्रेन है आपकी? 4 बजे। तो कोई बेंच नहीं मिली आपको बैठने के लिए? नहीं सर, अभी तो पड़ी है, भरी पड़ी है बेंच, भरी पड़ी है। मतलब ज्यादा संख्या होनी चाहिए। हाँ। आप लोग जा क्यों रहे? कोई एग्जाम देने जा रहे हैं? नहीं, एक ही जगह जा रहे हैं। अच्छा, नहीं क्या, अच्छा घूमने फिरने के उद्देश्य से? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पानी वानी की व्यवस्था कहाँ है? वहाँ पर है, भर के लाए हैं। भर के लाए? ठीक है पानी पीने में? वैसे है तो ठंडा। पानी भर लाए भाई साहब? हाँ। कहाँ से लाए? अच्छा, बगल में पानी ठीक है? हाँ, ठीक। पीने योग्य है कि नहीं? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। बाकी साफ सफाई को कितने नंबर दे रहे हैं रेलवे स्टेशन की? बहुत 50%। बात सिर्फ बीमार करने वाले पानी तक सीमित नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि नई दिल्ली, हावड़ा या मुंबई सेंट्रल जैसे करोड़ों कमाने वाले स्टेशनों पर सब कुछ फर्स्ट क्लास है तो आप बिल्कुल गलत हैं। छोटे मोटे शहरों की बात तो छोड़ ही दीजिए, बड़े बड़े शहरों के स्टेशन के क्या हाल है देखिएगा जरा। रेलवे बोर्ड ने 2018 में सभी स्टेशन पर न्यूनतम आवश्यक यात्री सुविधा देने का लक्ष्य रखा था, लेकिन 7 साल के बाद हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। CAG का ऑडिट बताता है कि 512 स्टेशन में से 458 यानी 89% से ज्यादा स्टेशन में बेसिक सुविधाओं में वो फेल पाए गए। सिर्फ 54 स्टेशन ही ऐसे निकले जहां कोई कमी नहीं मिली। 111 स्टेशन पर यूरिनल और 59 स्टेशन पर टॉयलेट मानकों से कम मिले यानी गंदे मिले, खराब मिले। 21 स्टेशनों पर वेटिंग रूम की सुविधा तक नहीं मिली। 65 स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म के शेल्टर गायब यानी छत गायब है, जबकि 389 स्टेशन पर जनरल डिब्बे के रुकने वाली जगह पर धूप बारिश से बचने के लिए कोई शेड तक नहीं है। जो रेलवे लगातार दिव्यांगों के हितों की बात करता है उसकी जमीनी हकीकत और भी भयानक है, देखिए जरा। मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर बदलाव तो काफ़ी कुछ हुआ है, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली हैं और ज़रूरत है उसे बेहतर करने की। सबसे गंदी चीज़ जो हमें यहाँ पर देखने को मिली है टाइम्स नाउ नवभारत जब ग्राउंड पे पहुँचा है, ठीक सामने आप देखिए ये टॉयलेट है और टॉयलेट से लगातार गंदी जो स्मेल होती है वो आती यहाँ पर हम फील कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली तस्वीर ये भी है कि जेंट्स टॉयलेट और लेडीज़ टॉयलेट एकदम अगल बगल है
और दोनों जो अंदर जाने का आप रास्ता है वो देखें तो यहाँ पर ही आपको साफ सफाई कितनी है। अब सवाल है कि क्या रेलवे के पास पैसों की कमी है, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सीएजी की रिपोर्ट रेलवे की एक और पोल खोलती है। ध्यान से देखिएगा, यात्री सुविधाओं के लिए 2019 से 2024 के बीच जो बजट दिया गया उसका 36 से 44% हिस्सा तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ, खर्च ही नहीं हुआ। पूरे 5 वर्षों में करीब 5,956 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि फाइलों में दबी हुई है। 395 परियोजनाओं में से 59% प्रोजेक्ट अपने तय समय से सालों से पीछे चल रहे हैं। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार यह भी रिपोर्ट देखने को मिली है कि लगभग 36 से 41% के आसपास जो बजट है वो बजट खर्च ही नहीं किया गया है। ऐसे में इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, जहां हम आम यात्रियों से बात करेंगे और उनकी राय को जानने की कोशिश करेंगे। इस तरह का रिपोर्ट आने पे अगर व्यवस्था सही नहीं हो पा रही है तो कहीं ना कहीं सरकार की भी इसमें लापरवाही है। इसको देखने के लिए सरकार से मैं विनती करूंगा कि जहां भी आप सुविधा उपलब्ध कराएं उसको सही तरह से नियम का पालन कराएं। सुविधाओं में बेहतरी होती जा रही है, लेकिन कई स्टेशन ऐसे हैं जहां और बेहतर फैसिलिटीज मुहैया कराया जा सकता है। हम लोग दरभंगा से चले हैं, सिक्योरिटी को लेकर और अच्छी सुविधाएं ट्रेन में हो सकती हैं। ट्रेन में जो देखने को मिली है सबसे बड़ी रीजन थी सिक्योरिटी। सिक्योर नहीं लग रहा है ये चीज। आजकल एसी कोच ऐसा हो गया जैसे जनरल में आप ट्रैवल कर रहे हैं, कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है। पानी जब सही नहीं रहेगा तो समस्या होती होगी। सीएजी की रिपोर्ट सार्वजनिक होते ही खलबली मचना तय था। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट किया कि सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि देश के रेलवे स्टेशनों की हालत बहुत खराब है। रिपोर्ट से साफ है कि टिकट के नाम पर ताबड़तोड़ वसूली करने वाली मोदी सरकार को यात्रियों की थोड़ी भी चिंता नहीं है। वहीं सीएजी की फटकार से रेल मंत्रालय नींद से जागा है। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीनियर अफसर्स के साथ मैराथन रिव्यू मीटिंग की। खामियों में सुधार के लिए नया एक्शन प्लान तैयार किया गया है। पूरे रेलवे नेटवर्क में करीब 20,000 जगहों पर नया और अल्ट्रा मॉडर्न वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम लगेगा। पुरानी और गंदी पानी की टंकियों को तुरंत बदला जाएगा। पानी के सोर्स और आउटलेट पर नियमित क्वालिटी टेस्ट होगा। रेलवे बोर्ड खुद इस पूरे अभियान की निगरानी सीधे तौर पर करने वाला है। रेलवे ने वादे तो कर दिए, एक्शन प्लान का ऐलान भी हो गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सुधार सिर्फ कागजों और फाइलों तक सीमित रहेगा या हकीकत में रेल यात्रियों की करोड़ों की संख्या में हर रोज ट्रैवल करते हैं वो सुपर बग वाले पानी और बदहाल टॉयलेट से आज़ादी उनको मिल पाएगी। सीएजी ने अपना काम कर दिया है, अब एक्शन की बारी सरकार की है और रेलवे की है। अब बात करते हैं कार्यक्रम के आखिर में पब्लिक व्यू की। पीएम केयर फंड को लेकर प्रोफेसर प्रदीप का पोस्ट है। पीएम केयर फंड निजी है तो इसे पीएम का नाम, अशोक स्तंभ और पीएमओ के नाम का उपयोग करने का अधिकार कैसे मिला है? यदि सरकार सरकारी छवि का उपयोग करके धन जुटाती है तो हिसाब देने के समय यह गैर सरकारी कैसे हो गया? एक और पब्लिक व्यू है वंदे मातरम की कंट्रोवर्सी पर। हिमानी रावत लिखती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष मोदी विरोध करते करते अब भारत और उसके प्रतीकों से ही नफरत करने लगा है? तो आज मेरे साथ इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अब कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।